एशियाई खेलों में भारत ने अब तक 25 स्वर्ण समेत जीते कुल 100 पदक। महिला कबड्डी में स्वर्ण पदक के साथ भारत ने लगाया पदकों का शतक। आज भारत ने तीरंदाजी में 2 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य भी जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों में भारत की 100 पदक जीतने को बताया ऐतिहासिक उपलब्धि। सभी खिलाड़ियों को दी बधाई। पीएम 10 अक्टूबर को विजेता खिलाड़ियों से करेंगे मुलाकात। वहीं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी जीत पर खिलाड़ियों को दी बधाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उत्तराखंड में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक शुरू। संपर्क, बिजली, नदी जल के बंटवारे और सामान्य हितों के अन्य मामलों पर होगी चर्चा। जीएसटी काउंसिल की 52वीं बैठक नई दिल्ली में जारी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर रही बैठक की अध्यक्षता। जीएसटी की दरों को लेकर लिए जाएंगे अहम फैसले। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने मगन जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों और राहत शिविर का किया दौरा। केंद्र सरकार से लगातार मिल रहे सहयोग के लिए जताया आभार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में हमास आतंकियों का इजराइल पर जोरदार हमला। हमास ने इस हमले के लिए जिम्मेदारी। हमले में 1 की मौत, 3 अन्य घायल। इजराइल के विदेश मंत्रालय ने कहा हमास को चुकानी होगी कीमत। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। देश दिन भर की तमाम खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की सबसे अच्छी खबर के साथ। दरअसल एशियाई खेलों में भारत ने 100 पदक जीतने का इतिहास इस वक्त रच दिया है। 100 पदक जीतने के आंकड़े को छू लिया गया है। भारत को 100वां पदक महिला कबड्डी में मिला है और भारत ने 25 स्वर्ण, 35 रजत और 40 कांस्य के साथ अब तक कुल 100 पदक जीते हैं। भारत की महिला कबड्डी टीम ने चीनी ताइपे को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। वहीं चीनी ताइपे के साथ खेले गए फाइनल मैच को भारतीय महिला टीम ने 26-25 के अंतर से अपने नाम किया। वहीं चीन के हांगझू में चल रहे एशियाई खेलों में भारतीय तीरंदाजों का शानदार प्रदर्शन भी जारी है। तीरंदाजी में आज सुबह भारत ने 2 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक भी हासिल किया। पुरुषों के कंपाउंड व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के ओजस ने स्वर्ण पदक पर सीधा निशाना साधा। कंपाउंड व्यक्तिगत स्पर्धा में ओजस ने 149 अंक हासिल करके पहला स्थान प्राप्त किया है। वहीं पुरुषों के कंपाउंड व्यक्तिगत स्पर्धा में ही भारत के अभिषेक वर्मा ने रजत पदक हासिल किया। अपने हमवतन ओजस के साथ खेले गए फाइनल स्पर्धा में अभिषेक ने कुल 147 अंक हासिल किए हैं। वहीं भारत की ज्योति सुरेखा ने भी भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। उन्होंने महिलाओं के कंपाउंड व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक पर सीधा निशाना साधा। फाइनल मैच में ज्योति सुरेखा ने कोरियाई खिलाड़ी को शिकस्त दी। वहीं आज दिन की शुरुआत तीरंदाजी में कांस्य पदक के साथ हुई। अदिति गोपीचंद स्वामी ने भारत को महिलाओं के कंपाउंड व्यक्तिगत स्पर्धा में कांस्य पदक दिलाया। एशियाई खेलों में 100 पदक जीतने पर हमारे संवाददाता ने तीरंदाज प्रवीण ओजस और अभिषेक वर्मा से खास बातचीत की है। आपको सुनाते हैं। एशियन गेम्स में भारत ने 100 का आंकड़ा जो है वो पार कर लिया है और इस वक्त हमारे साथ तीरंदाजी की जो टीम है यानी प्रवीण ओजस और अभिषेक वर्मा दोनों साथ है। आइए उनसे बात करते हैं। अभिषेक, सबसे पहले तो बधाई ढेर सारी इस मेडल के लिए, ओजस आपको भी। और सबसे बड़ी बधाई कि भारत ने एशियन गेम्स में 100 के आंकड़े को फाइनली पार कर लिया। क्या कहेंगे? नहीं, बहुत खुशी मिल रही है कि एक तरफ हम मेडल भी ले रहे हैं और दूसरी तरफ 100 के पार भी जा रहे हैं। तो वो हम प्रॉमिस करके आए थे कि हम मेडल लेकर के आएंगे और हम सब ने नारा लगाया था अब की बार 100 के पार। तो दोनों ही चीज़ें हम
अचीव कर पाए, तो एक अपने आप में एक अच्छी खुशी है। अच्छा ओजस, जैसा कि अभिषेक ने कहा कि नारा लगाया था कि 100 के पार, तो एज एन एथलीट, एक खिलाड़ी के तौर पे ये कितना प्रेशर वाली सिचुएशन होती है, क्योंकि अब जब नारा लग चुका है तो 100 के पार पहुंचना भी है, तो क्या ये एक प्रेशर रहता है जब आप लोग गेम खेल रहे होते हैं, या फिर सिर्फ अपने गेम पे ही फोकस होता है? प्रेशर तो नहीं कह सकते इसे, एक कॉन्फिडेंस कहते हैं कि 100 पार जब बोल रहे हैं तो कुछ तो है हमारे में भी, इंडिया में भी कुछ है जो वो कर सकते हैं, तो एक प्रेशर नहीं, बट एक कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस देता है ये एक स्लोगन। अच्छा, जिस तरह से हमने देखा कि कई इवेंट में चाहे तीरंदाजी को उठा लें या किसी दूसरे इवेंट को उठा लें, कई जगह पे हमने देखा कि फर्स्ट और सेकंड की जो लड़ाई थी वो इंडिया वर्सेस इंडिया की ही थी। तो ये जो एक चेंज आया है अपने खेल के अंदर, इसकी एक बड़ी वजह क्या मानते हैं? इसकी बड़ी वजह जो है, आज इंडिया बहुत अच्छा मतलब प्रोग्रेस कर रहा है, उसके पीछे गवर्नमेंट का बहुत बड़ा सपोर्ट है। इसी कारण के वजह से इंडिया अभी प्रोग्रेस कर पा रहा है और इंडिया के भी मेडल्स आ रहे हैं। और जो बोल रहे हैं कि फर्स्ट सेकंड में ही हमारी मैच लगी, क्योंकि इंडिया अभी बेस्ट कर रहा है, वो अभी ऑन पीक लेवल पे, और ऐसे ही करते रहेगा इंडिया। अभिषेक, हमने आपको देखा है कई बार आप सोनीपत में भी प्रैक्टिस करते रहते हैं और लगातार अपने इंटरनेशनल इवेंट पे अपने आप को आप सामने रखते रहे, तो आपको लगता है कि जिस तरह से इंटरनेशनल एक्सपोजर अब मिलने लगा है वो वाकई इस एक मेडल की एक तस्वीर की तस्दीक करता है? हेल्पफुल काफ़ी रहता है। अगर आप कहेंगे इंटरनेशनल एक दूसरों के साथ खेलना, उसमें मेडल जीतना, तो एक बूस्ट मिलता है। पर इसके साथ साथ मैं इंटरनल टूर्नामेंट भी कहूँगा, जैसे कि खेलो इंडिया के इतने सारे टूर्नामेंट्स हैं, आपको खेल रहे हैं, आप स्टेट्स के टूर्नामेंट्स खेल रहे हैं, नेशनल्स खेल रहे हैं, तो उसमें आप जीत रहे हैं तो आपको एक कॉन्फिडेंस वहाँ से भी मिलता है। तो मैं कहूँगा बिगिनिंग शायद आप वहाँ से करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और इंटरनेशनल एक्सपोजर लेते हुए ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म पे अगर आप परफॉर्म करें तो एक प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है। जिस तरह से पीएम मोटिवेट करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, या फिर जिस तरह से खिलाड़ियों से मिलते हैं, संवाद करते हैं, वो एक एज एन एथलीट आप लोग के अंदर किस तरह का एक कहना चाहिए, एक जब आपको पता चलता है कि इस तरह की बात हो रही है, तो क्या अंदर से फीलिंग होती है? फीलिंग बहुत अच्छी है, कोई पीठ थपथपाने के लिए है, और हमारे पास पीएम है, तो एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है ये। ओजस, आप क्या कहेंगे इस बारे में? बहुत अच्छा लगता है जब वो ट्वीट करते हैं, हमें कॉन्ग्रेचुलेशंस कहते हैं, तो एक कॉन्फिडेंस आता है कि इंडिया स्पोर्ट्स में भी ध्यान दे रहा है, तो इसी चीज़ के कारण अभी स्पोर्ट्स में भी इंडिया बढ़ रहा है। वाकई ये जो है वो कॉन्फिडेंस बूस्टअप करता है खिलाड़ियों का, और यही जो कॉन्फिडेंस होता है वो आगे चल करके जो बड़ी प्रतियोगिताएं होती हैं उनमें अहम रोल प्ले करता है। हांगझू से मैं गौरव कुमार, टीडी न्यूज के लिए। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एशियाई खेलों में भारत के 100 पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राष्ट्रपति ने लिखा कि भारत ने एशियाई खेलों में पहली बार 100 पदक जीतकर इतिहास रचा। हमारे खिलाड़ियों ने बहुप्रतीक्षित खेल में मील के पत्थर तक पहुंचने के लिए जबरदस्त समर्पण, कौशल और चरित्र दिखाया है। इस उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए संपूर्ण भारतीय दल को हार्दिक बधाई। राष्ट्र को हर एक पर अत्यंत गर्व है। मैं कामना करती हूं कि आप आगे बढ़ते रहें और भविष्य में और भी ऊंचे स्तर की उपलब्धियां हासिल करें। वहीं एशियाई खेलों में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्रधानमंत्री की तरफ से लिखा गया। उन्होंने लिखा कि भारत के लोग इस बात से रोमांचित हैं कि हम 100 पदकों की उल्लेखनीय उपलब्धि तक पहुंच गए हैं। मैं अपने एथलीटों को हार्दिक बधाई देता हूं, जिनके प्रयासों से भारत को यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल हुई है। उनके शानदार प्रदर्शन ने इतिहास रचा है और हमारे दिलों को गर्व से भर दिया है। मैं 10 तारीख को हमारे एशियाई खेलों के दल की मेजबानी करने और हमारे एथलीटों के साथ बातचीत करने के लिए भी उत्सुक हूं। वहीं केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने एशियाई खेलों में 100 पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इससे भविष्य के खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी। हुई मेडल्स की बौछार, इस बार 100 पार। आपने वर्तमान और भविष्य के खिलाड़ियों के लिए एक नई प्रेरणा दी है, और चीन में जब जब गोल्ड जीता तब तिरंगा शान से लहराया है, और 100वां मेडल किसी और गेम में नहीं, भारत की कबड्डी टीम ने जिताया है। एशियन गेम्स के 72 साल के इतिहास में इस बार हमारे एथलीट्स ने कई विश्व रिकॉर्ड तोड़े और बहुत सारे एशियन रिकॉर्ड्स बनाए भी। वहीं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हॉकी टीम की सराहना की और कहा कि देश में अब खेल के लिए माहौल बन रहा है।
हॉकी टीम की परफॉर्मेंस बहुत शानदार भी रही। कई मैच तो ऐसे दिखे जैसे एक तरफा ही हो, और मैं ये कहना चाहता हूँ ये हमारा मनोबल भविष्य के टूर्नामेंट्स के लिए भी बढ़ा रहा है। और ओलंपिक कोटा जीतने के साथ साथ कई खिलाड़ियों ने सुनिश्चित किया है कि अगली बार ओलंपिक्स में भी हम शानदार प्रदर्शन करेंगे। कुछ और मेहनत करनी अगले 1 वर्ष के लिए, और लगातार अब भारत में वो माहौल बनता जा रहा है खेलों के प्रति। मुझे आज भी याद है जब प्रधानमंत्री जी ने 2014 में शुरू किया था और कहते थे हमें सोच बदलनी है, सुविधाएं देनी है, परिणाम अपने आप आएंगे, खेलोगे तो खिलोगे, ये उनका नारा था। आज खिलाड़ी खेल रहे हैं और हिंदुस्तानियों के चेहरे खिल रहे हैं। वहीं 19वें एशियाई खेलों पर हमारा विशेष कार्यक्रम देखना मत भूलिएगा, भारत 100 के पार, आज शाम 5 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। तो ये कार्यक्रम हमारा जरूर देखिएगा। और इसी के साथ अन्य खबरों का भी अब रुख कर लेते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तराखंड के दौरे पर हैं, जहां अमित शाह नरेंद्र नगर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। परिषद की 24वीं बैठक में राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर चर्चा हो रही है। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस की बैठक में भी शामिल होंगे। इसमें कुल 9 सत्र आयोजित किए जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भाजपा मुख्यालय में भी चुनावी तैयारियों और रणनीतियों पर चर्चा करेंगे, जिसमें पदाधिकारियों के साथ चर्चा होगी। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। मैक्सिको में एक बस दुर्घटना में वेनेजुएला और हैती के 16 प्रवासियों की मौत हो गई। इस घटना में लगभग 27 लोग घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये दुर्घटना अमेरिका मैक्सिको सीमा पर हुई, जहां प्रवासी यात्री बस, ट्रक या मालगाड़ी में सवार होकर मैक्सिको पार करते हैं। वहीं चंद्रयान आदित्य L1 के बाद अब अंतरिक्ष में गगनयान मिशन भेजने की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने आज गगनयान के संबंध में सोशल मीडिया X पर जानकारी दी और तस्वीरें भी साझा की, और कहा कि इसरो गगनयान मिशन के लिए मानव रहित उड़ान परीक्षण शुरू करेगा। फ्लाइट टेस्ट व्हीकल एबॉट मिशन 1 TVD1 की तैयारियां चल रही हैं, जिसमें क्रू एस्केप सिस्टम के प्रदर्शन भी शामिल हैं। क्रू एस्केप सिस्टम यानी विकसित यान से अंतरिक्ष यात्रियों को निकालने की प्रणाली है, जिसका परीक्षण भी जल्दी ही किया जाएगा। गगनयान मिशन के तहत 4 महत्वपूर्ण परीक्षण किए जाने हैं, जिसमें इस महीने परीक्षण यान TVD1 का परीक्षण किया जाएगा। इसके अलावा दूसरे परीक्षण यान TVD2 और पहले मानव रहित गगनयान LVM-3G1 का भी परीक्षण किया जाएगा। उसके बाद परीक्षण यान मिशन TVD3 और D4 और LVM-3G2 को रोबोटिक पेलोड के साथ भेजने की भी योजना है। वहीं अंतिम चरण मानवयुक्त परीक्षण यान को लॉन्च करने का है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में हरित क्रांति के जनक प्रोफेसर MS स्वामीनाथन को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अखबारों में एक लेख लिखा है। प्रोफेसर स्वामीनाथन का बीती 28 सितंबर को चेन्नई में निधन हो गया था। अपने लेख में प्रधानमंत्री ने लिखा कि देश के एक ऐसे दूरदर्शी व्यक्ति को खोया है जिन्होंने भारत के कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किए। उनका योगदान स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। 1943 के बंगाल के अकाल से द्रवित होकर कृषि क्षेत्र का कायाकल्प करने की ठान ली। बहुत छोटी उम्र में वो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग के संपर्क में आए और उनके काम को गहराई से समझा। अमेरिका ने उन्हें एक फैकल्टी के तौर पर जुड़ने का भी आग्रह किया, लेकिन उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया क्योंकि वो भारत में रहकर देश के लिए काम करना चाहते थे। 1960 के दशक की शुरुआत में भारत अकाल से जूझ रहा था और इसी दौरान प्रोफेसर स्वामीनाथन की दृढ़ प्रतिबद्धता और दूरदर्शिता ने कृषि क्षेत्र के एक नए युग की शुरुआत की। कृषि और गेहूं प्रजनन जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में उनके अग्रणी कार्यों से गेहूं उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। ऐसे प्रयासों का ही परिणाम था कि भारत खाद्यान्न की कमी वाले देश से खाद्यान्न में आत्मनिर्भर वाले राष्ट्र के रूप में परिवर्तित हो गया। इस शानदार उपलब्धि की वजह से उन्हें भारतीय हरित क्रांति के जनक की उपाधि मिली।
प्रोफेसर स्वामीनाथन द्वारा रखी गई नींव को कभी भुलाया नहीं जा सकता। प्रोफेसर स्वामीनाथन ने आलू की फसलों को प्रभावित करने वाले कीटों से निपटने की दिशा में भी प्रभावी अनुसंधान किया था। उनके शोध ने आलू की फसलों को ठंड के मौसम का सामना करने में भी सक्षम बनाया। प्रोफेसर स्वामीनाथन ने 1990 के दशक से ही मिलेट्स को प्रोत्साहित किया था। प्रोफेसर स्वामीनाथन ने गुजरात में सॉइल हेल्थ कार्ड की योजना की भी सराहना की और इसके लिए उन अपने बहुमूल्य सुझाव भी शेयर किए। इस योजना ने गुजरात में कृषि क्षेत्र की सफलता का सूत्रपात कर दिया। मेरे द्वारा प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद भी हमारी बातचीत चलती रही। प्रोफेसर स्वामीनाथन किसानों के वैज्ञानिक थे। उनके दिल में किसान बसता था। उनकी अकादमिक उत्कृष्टता लैब के बाहर, खेतों और मैदानों में स्पष्ट रूप से दिखती है। उन्होंने हमेशा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की वकालत की। स्वामीनाथन ने छोटे किसानों के जीवन को बेहतर बनाने और उन तक नवोन्मेष का लाभ पहुंचाने पर भी बहुत जोर दिया। वो विशेष रूप से महिला किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के प्रति समर्पित थे। वो इनोवेशन और मेंटोरशिप को बहुत बढ़ावा देते थे। उन्होंने अनगिनत प्रतिभाओं को निखारा और उनमें सीखने और इनोवेशन के प्रति जुनून पैदा किया। उनका जीवन हमें ज्ञान, मार्गदर्शन और इनोवेशन की स्थायी शक्ति की याद दिलाता है। प्रोफेसर स्वामीनाथन एक संस्थान निर्माता भी थे। उन्हें कई ऐसे केंद्रों की स्थापना का श्रेय जाता है जहां आज वाइब्रेंट रिसर्च हो रही है। डॉक्टर स्वामीनाथन का योगदान हमें निरंतर प्रेरित व मार्गदर्शन प्रदान करता रहेगा। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डीडी न्यूज। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने आईआईटी जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। बलात्कार, महिला अत्याचार, भ्रष्टाचार जैसे मामलों में राजस्थान ने पहले स्थान पर है और ये नतीजा है कांग्रेस के भ्रष्ट शासनकाल का। लेकिन राजस्थान की जनता ने ये अपना मन बना लिया है और आने वाले विधानसभा चुनाव में राजस्थान में कांग्रेस सरकार का गिरना भी तय है। ये कहना है राजस्थान भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी का। साथ ही राजस्थान में भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इस पर क्या कहना है भाजपा नेता अरुण चतुर्वेदी का, आइए सुनते हैं। राजस्थान में चुनावी बिगुल बज चुका है और ऐसे में राजस्थान के रण के बड़े चुनावी मुद्दे क्या हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और उस पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजस्थान के पूर्व भाजपा अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी। बहुत बहुत स्वागत डीडी न्यूज़ की तरफ से। सीधा सवाल मेरा, अब चूंकि बिगुल बज चुका है चुनाव का, ऐसे में बड़े सियासी मुद्दे क्या हैं, क्योंकि कांग्रेस सरकार में है और बीजेपी विपक्ष में अभी? देखिए, बहुत स्पष्ट रूप से पहली बात तो जिन मुद्दों को लेकर के, जिन वादों को लेकर के कांग्रेस पार्टी पिछले चुनाव में गई थी और फिर उसका वोट की फसल काटने का काम किया था, जहाँ किसानों की कर्ज माफ़ी का होगा, बेरोजगारी भत्ता होगा, युवाओं को रोजगार के अवसर होंगे, बिजली की कीमतों में वृद्धि नहीं करने का विषय होगा, इनमें से एक भी वादे को पूरा नहीं किया। आपने वोट लिए, उसके बाद भूल गए। 40 लाख महिलाओं को मोबाइल फ़ोन और तमाम सारी जो योजना है उसके ज़रिए आर्थिक सहायता, इस चुनौती का सामना भाजपा कैसे करेगी? आपने 4.5 साल तक कुछ नहीं किया। लोगों को कहा कि आप राहत शिविरों में आइए, राहत शिविर में आने की बात करेंगे। खुद 93 लाख पेंशनर होल्डर्स हैं, उनमें से 41 लाख को देकर के गाल बजाने का काम मुख्यमंत्री जी करते हैं। हालत ये है कि जिस मोबाइल की बात करते हो, वो मोबाइल नहीं, घर में पहुँच करके बम बन चुका है और मोबाइल के बम फटने की तरह काम हो रहा है। जिसको आपने कहा कि हम मुख्य राशन देने का काम करेंगे, वो जगह जगह पर मिर्ची की तेजाब नहीं रही, नमक का खटास नहीं रहा, हल्दी का रंग नहीं रहा। ये सब राजस्थान की जनता लगातार देख रही है। दलित अत्याचार, महिला बलात्कार, पीएफआई के एक्टिव होने की, या फिर इसके अलावा जो तमाम सारे भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, पेपर लीक के जो मामले हैं, आपको लगता है कि इन तमाम सारे मुद्दों का जो चुनावी मैदान में जो लाभ है वो भाजपा को मिलेगा? हम महिला दुष्कर्म में 1 नंबर पर है, महिला अत्याचार में 1 नंबर पर है, साइबर क्राइम में 1 नंबर पर है, भ्रष्टाचार में 1 नंबर पर है। इन सब चीज़ों को लेकर के दलित अत्याचार में 1 नंबर पर है। राजस्थान की जनता
इसको भूलने वाली नहीं है और मौका लगते हैं हिसाब बराबर। वसुंधरा राजे के गुट की बात अलग होती है और उसके बाद में फिर एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। इन दोनों सवालों के जवाब देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक मुखी, आप देखिए सार्वजनिक रूप से जितने भी कार्यक्रम हैं, सब मंचों के ऊपर, सब कार्यक्रमों में भारतीय जनता पार्टी एक मुखी है और एक उद्देश्य को लेकर के है कि राजस्थान की अराजक सरकार को, राजस्थान की निरंकुश सरकार को, राजस्थान की महिला विरोधी, युवा विरोधी, दलित विरोधी, किसान विरोधी सरकार को हटाने के लिए हम प्रदेश के नेताओं का नेतृत्व करेंगे और जनता के साथ उन विषयों को लेकर के जाएंगे। जहाँ तक मुख्यमंत्री के चेहरे का विषय है, भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड जब भी जो निर्णय करेगा समय आने पर। सियासी पारा पूरी तरीके से गर्म है। इन सब के बीच में जो राजनीतिक दल हैं वो अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। राजस्थान के पूर्व भाजपा अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी हमारे साथ थे राजस्थान के रण में बातचीत के लिए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली पुलिस की एफआईआर में न्यूज पोर्टल न्यूज क्लिक को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इसमें आरोप लगाया गया है कि भारत की संप्रभुता में हस्तक्षेप करने और बड़ी आपराधिक साजिश के तहत देश में असंतोष पैदा करने के इरादे से चीन से बड़ी मात्रा में पैसा निवेश किया गया। एफआईआर में कहा गया कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के सक्रिय सदस्य नेविल रॉय सिंघम ने फर्जी तरीके से विदेशी फंड का निवेश किया था। एफआईआर में कहा गया है कि शाओमी और वीवो जैसी चीनी दूरसंचार कंपनियों ने साजिश को आगे बढ़ाने के लिए भारत में अवैध रूप से विदेशी फंड लाने के लिए पीएमएलए मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, फेमा, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम का उल्लंघन करते हुए भारत में हजारों शेल कंपनियों को शामिल किया। एफआईआर में कहा गया है कि 2018 में बने पीपीके न्यूज क्लिक स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड में शेयरधारक गौतम नवलखा भारत विरोधी और गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल रहा। इनमें प्रतिबंधित नक्सली संगठनों को सक्रिय रूप से समर्थन देना और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के एजेंट गुलाम नबी फई के साथ संपर्क रखना भी शामिल है। वहीं जीएसटी काउंसिल की आज 52वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की जा रही है, जहां केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैठक की अध्यक्षता कर रही हैं। इस बैठक में जीएसटी की दरों को लेकर कई अहम फैसले लिए जाएंगे। विशेषज्ञों के अनुसार इसमें मोटे अनाज से बने उत्पादों पर जीएसटी दरों में कटौती का निर्णय लिया जा सकता है। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल पर लगने वाले 18% जीएसटी को घटाकर 5% किया जा सकता है। इससे पहले 2 अगस्त को जीएसटी की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें कैसीनो, हॉर्स रेसिंग और ऑनलाइन गेमिंग आदि को लेकर जीएसटी दरों को लेकर फैसला लिया गया था। अब बात करते हैं सिक्किम की, जहां मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने आज मंगन जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों और राहत शिविर का दौरा किया है। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने भारत सरकार से लगातार मिल रहे सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि राज्य में आई बाढ़ की मौजूदा स्थिति पर केंद्र सरकार बारीकी से नजर बनाए हुए है। सरकार के तरफ से पूरा सहयोग मिल रहा है। जो भी अभी लॉजिस्टिक सपोर्ट देना है, आर्मी का सपोर्ट देना है, जो भी कनेक्टिविटी ठीक करने का सहयोग का पूरा मिल रहा है। और भारत सरकार ने अभी इमीडिएट रिलीफ के लिए उन लोग ने धनराशि का भी रिलीज़ किया है, अभी सैंक्शन कर चुका है, तो पूरा संपर्क में है। आज भारत सरकार का गृह राज्य मंत्री भी कल रात को वहाँ पहुँचा है इस गैंगटॉक में, मैं कल उनको मिल रहा हूँ। तो पूरा मॉनिटरिंग कर रहा है केंद्र सरकार की तरफ से, ताकि सिक्किम का जनता को कोई भी ऐसा प्रॉब्लम ना हो। इसलिए मैं भारत सरकार को मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। भारत सरकार का माननीय प्रधानमंत्री खुद मेरे को फ़ोन किया था, गृह मंत्री जी और उसके बाद पावर मिनिस्टर, सब जो भी है, राष्ट्रपति महोदय, सबने अभी संपर्क में अभी है। वहीं प्रेम सिंह तमांग ने जारी राहत और बचाव कार्यों पर कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता राज्य में बिजली और अन्य सुविधाओं को बहाल करना है। अब अभी हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है रेस्क्यू, जितना भी फंसे हुए हैं उनको रेस्क्यू करना और वह मलबा हटाना, और जो भी अभी कट हुआ है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी कट हुआ है, वाटर सप्लाई कट हुआ, उनको पूरा बहाल करने का हमारा काम कर रहे हैं। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह इन दिनों प्रवर्तन निदेशालय की कस्टडी में है।
जहां इस मामले में संजय सिंह के करीबी विवेक त्यागी भी आज ईडी के समक्ष पेश हुए। कल संजय सिंह के करीबी सर्वेश मिश्रा से ईडी ने करीब 9 घंटे तक पूछताछ की थी। ईडी का आरोप है कि शराब घोटाले के आरोपी कारोबारी दिनेश अरोड़ा ने राज्यसभा के सदस्य संजय सिंह के आवास पर 2 बार में 2 करोड़ रुपए नकद दिए थे। और इसी बीच बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डीडी न्यूज। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने आईआईटी जाना है और इंजीनियर बनना है। Think IIT, think विद्या मंदिर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने दिल्ली के शौर्य सीआरपीएफ ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट में रैपिड एक्शन फोर्स की 31वीं वर्षगांठ को संबोधित करते हुए कहा कि आरएएफ का कम बल प्रयोग करना उनके धैर्य और कुशलता का परिचायक है। सबसे इधर के दिनों में आपका कम बल प्रयोग करना यह साबित करता है कि आप में धैर्य और कुशलता की इतनी क्षमता है कि आपको कम से कम बल प्रयोग करना पड़ा है। और वहीं इसके बाद उन्होंने कहा कि रैपिड एक्शन फोर्स में कानून व्यवस्था कायम करने की अद्भुत क्षमता है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय ने 2018 में आरएएफ की 5 नई बटालियन के गठन को स्वीकृति दी है। देश में जब भी उपद्रव का माहौल बना, आरएएफ ने अपने नाम को चरितार्थ करते हुए बड़ी कुशलता से राष्ट्रविरोधी ताकतों को त्वरित गति से नियंत्रित करने में सफलता हासिल कर रही है। आरएएफ की कार्य पद्धति में शांति व्यवस्था कायम करने की अद्भुत क्षमता के कारण अन्य बलों में श्रेष्ठ माना जाता है। वर्तमान परिदृश्य में आरएएफ ने कठिन से कठिन क्षेत्रों में कानून व्यवस्था को संभाला है। यही कारण है कि गृह मंत्रालय ने 2018 में द्रुत कार्यबल की 10 बटालियनों के अतिरिक्त 5 नई बटालियनों के गठन की स्वीकृति दी है। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की, जहां इजराइल पर हमास के आतंकियों ने हमला बोला है। इजरायली रक्षा मंत्रालय ने आतंकियों के घुसने की पुष्टि की है। इसके अलावा इजराइल पर सैकड़ों रॉकेट भी बरसाए गए हैं। हमास ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है, तो वहीं इजरायली सेना ने कहा कि बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी उग्रवादियों ने गाजा पट्टी से इजराइल में घुसपैठ की है और सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों को अपने घरों में रहने का आदेश दिया गया है। जानकारी के मुताबिक इजराइल ने गाजा पट्टी में युद्ध की घोषणा की है। जानकारी के मुताबिक फिलिस्तीनी उग्रवादियों ने शनिवार तड़के गाजा पट्टी से इजराइल में दर्जनों रॉकेट दागे थे, जिसके कुछ घंटों बाद घुसपैठ होने की भी जानकारी दी गई है। हमास ने बताया कि उसकी सैन्य शाखा के प्रमुख मोहम्मद दीफ ने शनिवार शाम तक एक अहम घोषणा करने की योजना बनाई है। दीफ ने एक रिकॉर्डेड संदेश जारी किया और इसे ऑपरेशन अल अक्सा स्टॉर्म नाम दिया गया है। इसमें कहा गया है कि 5000 रॉकेटों के साथ दुश्मन के ठिकानों, हवाई अड्डों और अन्य सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। वहीं इजराइल के रक्षा मंत्री ने रिजर्व सेना को बुला लिया है। साथ ही जानकारी ये भी आ रही है कि इजराइल ने गाजा पर जवाबी कार्रवाई में हवाई हमले किए हैं। वहीं भारत में इजराइल के राजदूत नाओर गिलॉन ने हमास की खबरों की पुष्टि करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि यहूदी अवकाश के बीच गाजा से इजराइल पर संयुक्त हमला हो रहा है, जिसमें हमास आतंकी संगठन द्वारा रॉकेट और जमीनी घुसपैठ का प्रयोग किया जा रहा है। स्थिति असामान्य है, लेकिन इजराइल इससे उबरेगा। यूरोपीय संसद के अध्यक्ष रॉबर्टा मेट्सोला ने इजराइल पर हमास के हमले की निंदा की। उन्होंने सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि इजराइल पर हो रहे हमलों से भयभीत हूं। हम निर्दोष लोगों के खिलाफ छेड़े गए आतंक और हिंसा की निंदा करते हैं। मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ हैं जिन पर हमले हुए हैं, उन राहत कर्मियों और बचावकर्ताओं
और उन सभी लोगों के साथ हैं जो इन क्रूर हमलों के खिलाफ बचाव कर रहे हैं। आतंक कभी हावी नहीं होगा। और खबरों का सिलसिला डीडी न्यूज पर यूं ही लगातार जारी है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।